पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चर जल। सबसे बड़ी बात ये होती है कि तुम डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करो। ठीक, एक दिन में तुम 10 घंटे पढ़ ले तो वो मैटर नहीं करता। तुम 2 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे पढ़ते हो, लेकिन डेली पढ़ते हो। कुछ लोगों का बैठा हुआ आस्तिक जग जाएगा, सर आपने तो दुखती हुई नस पर हाथ रख दिया। नहीं बेटा, देखो तुमसे ही बात करो बेटे, वही जो बनियान बन के बैठे हो। इधर देखो। जय हिंद एवरीवन, आई एम उत्कर्ष एंड आई एम वेलकमिंग यू टू द इंडियाज मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड सेंसिबल प्लेटफॉर्म फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में। सर फिजियोग्राफी ये किस चिड़िया का नाम है? फिजियोग्राफी उसी चिड़िया का नाम है जिस चिड़िया के बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं लास्ट लेक्चर का कि आखिर पिछले वाले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि कुछ तुम्हारे में से ऐसे भी होंगे जो इसी पे टपक गए होंगे। ठीक है, सीधे इसी पे टपके होंगे, और ये वही होते हैं जो एग्जाम से 5 दिन पहले चिल्ला रहे होते हैं कि सर कुछ ऐसी जड़ी बूटी दे दो जिससे कि एग्जाम क्लियर हो जाए। बेटा ऐसा नहीं होता, पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आओ देखते हैं क्या। लेकिन पहले इंडिया की फिजियोग्राफी एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। और पिछले लेक्चर में वही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिटेल में कवर किया था हम लोगों ने, समझे। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जब डिटेल में कवर किया था, थोड़ा सा रिकैप ले लो। हेलो नजरें स्क्रीन पर आओ, बताता हूं। लैटिट्यूड वही होती है जो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक गोला लो, गोला, उसी गोले को 2 बीच से काट दो। सेव ले तो खचाक उड़ गया ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला आधा स्फीयर, नीचे वाला आधा स्फीयर, समझे। एक फिर गोला लो, उसको बीच से काट दो, आधा स्फीयर आधा स्फीयर। तो इस आधे स्फीयर को हेमिस्फीयर कहते हैं। और जब यही हेमिस्फीयर लैटिट्यूड से होती है तो नीचे वाला क्या हो जाता है? नीचे वाला सदर्न हो जाता है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हो जाता है। और यही हेमिस्फीयर जब लॉन्गिट्यूड से होती है तो इधर वाला ईस्टर्न हो जाता है, इधर वाला वेस्टर्न हो जाता है। इतना ही सिंपल था। क्या एक सेव लो, अभी तो चक से मार देना, कट जाएगा। और जब कट जाएगा ना तो जो तुम्हारे हाथ में बचेगा वो हो जाएगा सदर्न पार्ट, और जो उड़ जाएगा वो नॉर्दर्न पार्ट, समझे। और फिर इसी सेव को लेके बीच से काट देना, तो ये वाला ईस्टर्न पार्ट और ये वाला वेस्टर्न पार्ट। ऐसे वाला नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, समझे। तो ये लंबी वाली लाइन लॉन्गिट्यूड और लेटी वाली लाइन लैटिट्यूड, समझे। आओ बताता हूँ डिटेल में, जरा परेशान होने की बात नहीं है। देखो ये हमारा प्यारा सा अर्थ। अब इस प्यारे से अर्थ को जब देखेंगे हम तो इसमें एक लंबी सी लाइन आती है। ये लंबी सी लाइन क्या करती है कि अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। क्या करती है? अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। अब जब इसने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो ये वाला कौन सा हुआ? ये वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर का, और ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर का। लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पे ना रोकूं और इसको साइड कर दूं, और इसको साइड करके एक और अपना वाला गोला बनाऊं। ये गोला वही तुम्हारा धरती, मेरी धरती। अब इसी धरती को मैं फिर से बीच से काट दूं। अब जब इसी धरती को फिर से बीच से काट दूंगा, फिर आधा वाला ऊपर क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न, नीचे वाला सदर्न। यही सेव था, इसको चक से मैंने उड़ा दिया। जब उड़ाया तो ऊपर वाला हुआ नॉर्दर्न, नीचे वाला सदर्न। तो जब लेटी हुई लाइन होगी वो लैटिट्यूड हो जाएगी, और ये जब लंबी वाली लाइन होगी तो वो लॉन्गिट्यूड हो जाएगी। इतना ही था। लेकिन अब जो लेटी वाली लाइन थी लैटिट्यूड थी, और इस लेटी हुई लाइन जो सबसे बड़ी होती है वो होती है अर्थ के सेंटर पे, समझे। जो लेटी हुई लाइन है ना, वो जो होती है वो अर्थ के सेंटर पे होती है। सबसे बड़ी लेटी हुई लाइन अर्थ के सेंटर पे होती है, और वो 0 डिग्री इक्वेटर होता है। क्या होता है? 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, समझे। और जब यही लंबी वाली लाइन बीच में आती है तो इसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ध्यान से सुनो क्योंकि अगले में फिर रिकैप नहीं कराऊंगा। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है ना, देखो चूंकि अर्थ क्या है, वो अर्थ स्फीयर है, ठीक। अब इस स्फीयर को मैं क्या करूंगा? बीच से काटूंगा तो यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स निकलेंगी। जैसे यहाँ से 0 डिग्री है तो यहाँ से एक लाइन निकलेगा, यहाँ से एक लाइन निकलेगा, यहाँ पे कनेक्ट होगा, फिर एक लाइन निकलेगा यहाँ से, फिर यहाँ पे कनेक्ट होगा, फिर एक लाइन निकलेगा, फिर यहाँ पे कनेक्ट होगा। ऐसे कनेक्ट करते करते इस एक स्फीयर को, जैसे ये गोला है, ठीक है, इस गोले को मैं इधर से कवर कर लेता हूँ, फिर इसी गोले को मैं इधर से कवर कर लेता हूँ, समझे। ये गोला था, इसको मैंने इधर से कवर किया, फिर इसी गोले को इधर से कवर किया। अब जब मैंने इधर कवर किया तो 180 इधर कवर हुआ, फिर 180 इधर कवर हुआ। टोटल कितने हुए? 360 डिग्री हुए। कितने हुए? 360 डिग्री हुए। इसीलिए जो अर्थ में लॉन्गिट्यूड्स है ना, वो 360 डिग्री की है। कितनी है? 360 डिग्री की है। हर एक डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूड है, समझे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे 90 डिग्री जा पाते थे। क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड को हम लोग ऐसे नापते थे, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर ऐसे 3 करते करते यहाँ पे हम 90 तक पहुँचते थे। और ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न है तो 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर नीचे करते करते 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते नीचे तक पहुँचे थे 90 में, और 90 साउथ वाला होता था। तो ऊपर 90 नीचे 90, अब बीच में 0,
कितना हुआ 90 90 90 90 90 90 180 और जीरो वाले 181। लेकिन बात यहाँ पे आती है ना कि जो अर्थ वो जियोइड शेप का है, मतलब ऊपर से चिपटा है, तो 90 वाला काउंट नहीं होता, इसलिए उसको दो पार्ट में छोड़ देते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं 181 -2 और ये -2 वही वाला है जहाँ पे 179 हो जाता है। क्या हो जाता है 179। तो अब तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ लैटिट्यूड, तो तुम क्या बोलोगे 179, और मैं पूछता हूँ व्हाट इज द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो 360। इतना ही सिंपल है। अब जब नंबर्स की तुमको क्लियर हो गई है कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नंबर क्या होता है, तब मैं तुमसे ये भी तो कह सकता हूँ ना कि बेटा ये देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 360 डिग्री बराबर 24 घंटे थे। कितने थे 360 डिग्री बराबर 24 घंटे थे। अब मैं बोलूँ 1 डिग्री बराबर क्या होगा, कैलकुलेट कर लो। तो क्या बोलूँगा मैं 1 डिग्री बराबर, तो क्या करोगे 24 घंटे बराबर 360 कर लोगे, या फिर मैं 1 घंटे पूछ लूँ तो क्या करोगे 360/24 कर लोगे, तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलो 15 हो जाएगा। कितना 15 हो जाएगा। मतलब 1 घंटे बराबर 15 डिग्री, 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। यानी जब भी 1 घंटा बीत जाएगा अर्थ 15 डिग्री घूम जाएगी। और चूंकि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, इसलिए जो सूरज की रेज होती है वो सबसे पहले ईस्ट में पड़ती है। जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, ठीक है। तो जो सूरज की रेज है वो सबसे पहले कहाँ पड़ती है, ईस्ट में पड़ती है। और सबसे ईस्ट में आने वाला देश कौन सा है, जापान। और जापान को कहते हैं द कंट्रीज ऑफ सनराइज। ये याद रखना, कंट्री ऑफ सनराइज क्या है, जापान है, समझे। और सबसे ईस्टर्न में आती है। तो 360 को जब 24 घंटे में डिवाइड किया तो 15 डिग्री है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। चूंकि होगा क्या, देखो यहाँ पे धरती है, मैं धरती हूँ, ठीक है। 1 घंटे बीता मैं घूम जाऊँगा 15 डिग्री, फिर 1 घंटे बीता फिर मैं घूम जाऊँगा 15 डिग्री। ऐसे करते करते मैं पूरा कवर कर दूंगा 24 घंटे में 360 डिग्री। समझ रहे हो, एकदम सिंपल सी बात यहीं से आती है कि जब 24 घंटे बीतते हैं तो अर्थ एक चक्कर मार लेता है, ठीक है। जब भी 24 घंटे बीतते हैं तो अर्थ एक चक्कर मार लेता है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, यानी जब भी 1 घंटा बीता वो 15 डिग्री घूम गया। ऐसे ही 15 डिग्री घूमते घूमते 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाएगा बस। तो जब 1 घंटे में 15 डिग्री घुमाइए तो अब क्या हो सकता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/15 कितना होगा 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। उसी का सिंपलेस्ट फॉर्म है। मतलब जब भी, अब मैं यहाँ पे अर्थ हूँ, ठीक है, अब अर्थ हूँ यहाँ पे, अब क्या हुआ 4 मिनट बीता मैं 1 डिग्री घूम गया, फिर 4 मिनट फिर 1 डिग्री घूम गया, फिर 4 मिनट फिर 1 डिग्री घूम गया, फिर 4 मिनट फिर 1 डिग्री घूम गया। ऐसे ही करते करते मैं 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाऊंगा, समझे। बस खत्म, यहीं पे खत्म हो जाता है लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट। और लॉन्गिट्यूड काम किस में आता है, किसी भी जगह के समय को निर्धारित करने के लिए। क्योंकि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है ना, ये कहाँ से पास होता है, ये होता है लंदन से, ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट में एक देश है, एक शहर आता है लंदन, और इसको हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहते हैं, ठीक। अब ग्रीनविच से जो इधर आएगा, इधर वाला पार्ट कौन सा था, वेस्टर्न था, और इधर वाला ईस्टर्न था। अब ग्रीनविच पे 0 है। अब ग्रीनविच से तुम पहले हो यानी ईस्टर्न पार्ट में हो तो तुम समय से पहले हो, और तुम ग्रीनविच से बाद हो तो तुम समय के बाद हो, समझे। यानी जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा वहाँ पे सूरज की किरणें पहले पहुँचेगी। जाहिर सी बात है, जब सूरज की किरणें पहले पहुँचेंगी वहाँ पे तो वहाँ पे दिन जल्दी शुरू हो जाएगा। और जब वेस्ट में होगा तो सूरज की किरणें बाद में पहुँचेंगी तो वहाँ दिन बाद में स्टार्ट होगा, समझे। देखो होता क्या है कि अब तुम्हारा कोई चुन्नू मुन्नू है, ठीक है। तुम चुन्नू में तुम्हारी मुनिया, और तुम्हारी मुनिया रहती है लंदन, समझे। तुम चुन्नू भारत में, तुम्हारी मुनिया जो तुम्हारी चुनिया है वो लंदन रहती है। तो जो तुम्हारी चुनिया लंदन रहती है ना, वो जब रात में हो रही तो मतलब जब वहाँ पर रात हो रही होगी तब यहाँ पर दिन हो रहा होगा। तो अब यहाँ पर दिक्कत यहीं पे आ जाएगी ना कि बेटा जब तुम रात को सोने जाओगे तो सुबह को उठ रही होगी। बात करें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यार, कि जब मैं सोने जाता हूँ तो उठती रहती है, और जब मैं उठता रहता हूँ तो वो सोती रहती है। इसीलिए एक ही कंट्री में बनाकर बहुत दूर दूर मत उड़ा करो, ठीक है। तो जब भी आगे से किसी चुनिया मुनिया को दोस्त बनाना तो अपने हेमिस्फीयर में रहना, वेस्टर्न मत जाना। अगर वेस्टर्न में तो वेस्टर्न में रहना, ईस्टर्न में तो ईस्टर्न में रहना। बहुत इधर उधर हो गए तो मामला बिगड़ जाएगा। अब 0 डिग्री में क्या होता है, देखो अब जो 0 डिग्री इक्वेटर ना, यहाँ से 0 90 ऊपर 90 नीचे, यानी 0 डिग्री पे कहीं यहाँ पे 1 डिग्री आएगा, फिर यहाँ पे 2 डिग्री आएगा, फिर यहाँ पे 3 डिग्री आएगा, फिर यहाँ पे 4 डिग्री आएगा। वैसे करते फिर यहाँ पे 1 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, करते करते 90 डिग्री पे आएंगे। तो जब भी नीचे आएंगे तो वो 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे, और जब भी ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएंगे, समझे। अब जो भारत है ना, देखते हैं भारत कहाँ पे आता है। हमारा देश भारत महान कहाँ पे आता है, देखो
ये है क्या, ये है अर्थ, हमारा वही प्यारा सा गोला, जो ये गोला है ना, अब इस गोले को हम लोग बीच से काटते हैं, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर है, समझे। अब जो हमारा भारत देश है वो आता है कहीं यहाँ पे, देखो वो आता है कहीं यहाँ पे, समझे, वो आता है यहाँ पे। और जो ये वाला देश है ना, मतलब सॉरी, जो ये वाला रीजन है वो आता है यहाँ पे, देखो यहाँ से आता है, समझे, यहाँ से आता है। तो पास कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, मतलब 0 डिग्री से तो ऊपर और 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से कम है, क्योंकि यहाँ पे तो 0 डिग्री आता है और यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो जरूर 1 2 3 4 5 से शुरू होता होगा और 90 इसके नीचे रहता होगा। इतना समझ में आया आपको। देखो अब जो अर्थ है ना, ये जो ये वाला पीली वाली लाइन जा रही है, इस पीली वाली लाइन को जो होता है, ये होता है 23.5 डिग्री, और इसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, समझे। और एकदम सेम एग्जैक्टली ऐसे ही लाइन होती है जो कि यहाँ से सदर्न हेमिस्फीयर में गुजरती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, इसको हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री, क्या होती है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, समझे। यानी यहाँ पे 23 डिग्री है तो जरूर 23 डिग्री से ऊपर जाता होगा और 23 डिग्री से नीचे आता होगा, मतलब कहीं से 0 से ऊपर है, 23 से नीचे और 23 के बाद, 23 के बीच में आ रहा है, मतलब कि 5 6 7 8 से स्टार्ट हुआ होगा, समझे, और कहीं 20 25 30 तक जाता होगा। तो इतना रफ आइडिया लग गया हम लोगों के, 0 से उतना नहीं स्टार्ट होगा, 5 6 7 8 से स्टार्ट हुआ और कहीं 30 40 तक गया। अब देखो जो भारत है ना, वो भारत यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक। और यहाँ पे जो लैटिट्यूडनल जो पार्ट होता है, ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना होता है, 8 डिग्री 4 मिनट। और ऊपर तक कहाँ जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक, समझे, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है, ठीक। ये समझ में आया आपको, आगे लेके चलता हूँ। देखो ये तो था लैटिट्यूड के बारे में, अब बात आती है लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो जो लॉन्गिट्यूड है ना, वो हमारे अर्थ पे टाइम डिसाइड करते हैं। मैंने बताया ना, जो ईस्टर्न वाला होगा उस पर सूरज की किरणें पहले पहुंचेंगी, और जो वेस्टर्न में होगा उस पर सूरज की किरणें बाद में पहुंचेंगी। तो जहां भी सूरज की किरणें पहले पहुंचेंगी वहां दिन पहले शुरू होगा, जहां भी सूरज की किरणें बाद में पहुंचेंगी वहां दिन बाद में शुरू होगा। तो जब पहले पहुंच रही अर्थ, भारत कहाँ आता है, भारत आता है ईस्टर्न वाले में, यानी हम लोग के तो बहुत पहले दिन हो जाता होगा। इसीलिए ना लंदन में जब जहाँ तुम्हारी चुनिया रहती थी, उस चुनिया के पास रात होता था, तुम्हारे दिन हो जाता था, या फिर जब तुम्हारे यहाँ रात होता था तो उसके दिन हो जाता था। तो उलट फेर ना हो, इसीलिए एक ही कॉन्टिनेंट में रहा करो, तुम लोग समझे। और जब एक कॉन्टिनेंट में रहोगे ना, तो यहाँ पे ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक। ये जो 0 डिग्री है ना, सॉरी ये जो लाइन जा रही है, इसको 82.5 डिग्री कहते हैं। ये होता है IST, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से, ग्रीनविच मेरिडियन से 82.5 डिग्री आगे है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, समझे। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता था, ये तो 82.5 डिग्री है, तो बहुत ज़्यादा मिनट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कैलकुलेट करो, समझ में आएगा तुमको। देखो कितना था, इधर ही देख लेते हैं, यहाँ पे 82.5 डिग्री, कितने, 82.5 डिग्री। तो अगर मैं लिखूँ 82.5 डिग्री इज इक्वल टू कितना, पहले ही लिखना पड़ेगा ना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, 8 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करके देख लो, तो 4 इंटू 82.5, ये टोटल कितना होगा, ये हो जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट 330 मिनट मतलब कितना, 330 मिनट मतलब 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5 घंटा 30 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब ईस्टर्न में आता तो ये तो ग्रीनविच मेरिडियन हुआ, इधर वेस्ट इधर ईस्ट, ईस्ट में सूरज की किरणें पहले पहुंचेंगी, और जब पहले पहुंचेंगी तो दिन पहले शुरू होगा। अब जब दिन पहले शुरू होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, 0 डिग्री से तो पहले शुरू हुआ तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे 0 डिग्री के बाद में शुरू हो रहा है मतलब माइनस में हो जाएगा। यानी जब भी ये ग्रीनविच मीन टाइम पे जब भी सूरज की किरणें आ रही होंगी, इससे 5.5 घंटे पहले ही भारत में दिन हो चुका होगा। समझ में आया, ध्यान से सुन रहे हो। ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन है, जब सूरज की किरणें यहाँ पे पहुंचेंगी, इससे 5.5 घंटे पहले ही भारत में दिन हो चुका होगा। लेकिन हमने डिसाइड कैसे किया कि 22.5 डिग्री आना चाहिए। देखो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, यहाँ पे जो लाइन आती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको दोनों को जो मिड पॉइंट लोगे वो 82.5 डिग्री आएगा,
ईस्ट लिखा है 92.5 डिग्री ईस्ट, ये वही आएगा। और इसी को हम लोग ग्रीनविच, इसी को हम लोग मीन टाइम लेके चलते हैं, जिससे इंडिया का टाइम स्टैंडर्ड कैलकुलेट किया जाता है। समझ आया? तो अब जब भी तुम लोगों ने क्लॉक देखा होगा फोन में, या फिर घर में जब अब जिस फोन में तुम लेक्चर देख रहे हो ना, या फिर जिस पीसी में देख रहे हो, उसकी क्लॉक ओपन करना, ठीक है, और क्लॉक ओपन करके देखना उसमें क्या लिखा होगा, 5 घंटे 30 मिनट प्लस GMT, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे हम लोग प्लस में है। मतलब जब ग्रीनविच मीन टाइम पे दिन हो रहा होगा ना, जब भी ग्रीनविच मीन टाइम पे दिन हो रहा होगा, मतलब जब भी ग्रीनविच टाइम पे सूरज की किरणें पहुंच रही होंगी, उससे 5.5 घंटे पहले ही भारत में दिन हो चुका होगा। क्लियर है? समझे? आगे देखो, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि +5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ GMT। ठीक है, क्या 5 घंटे 30 मिनट आवर अहेड ऑफ GMT, ठीक है, बेसिस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको IST कहा जाता है। क्या? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी से हमारे देश का समय रेखा कैलकुलेट किया जाता है। देखिए बेटा, ऐसे स्टार्ट होता है। और ये पास कहाँ से होती है? ये पास होती है हमारे देश कालीन भैया की जगह से। कालीन भैया कहाँ के रहने वाले थे? मिर्जापुर के, गुड्डू भैया वाले प्रदेश से। तो गुड्डू भैया के तीसरा चौथा पार्ट आने वाला है, ठीक है, वो तो बहुत अपडेट रहते हो कि तुम लोग गुड्डू भैया कहाँ के हैं। तो जहाँ गुड्डू भैया वहीं से पास होती है ये। समझे? आगे देखो, ये समझ में आया? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन लेक्चर। ये तो था पिछले वाले पार्ट का। अब देखो बात यहाँ से शुरू होती है कि आखिर इंडिया की फिजियोग्राफी क्या है। इंडिया की फिजियोग्राफी, सर ये तो पहले आपने बहुत लंबा सा नाम पटक दिया फिजियोग्राफी। ये फिजियोग्राफी क्या होता है? किस चिड़ियाखाना में फिजियोग्राफी? बेटा जब तुम अपनी चिड़िया को समझ सकते हो, उतना कॉम्प्लेक्स पार्ट समझ सकते हो, तो फिजियोग्राफी किसी भी चिड़िया का नाम नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। फिजियोग्राफी को अगर हम ब्रेक करें तो 2 वर्ड्स में ब्रेक होता है, पहला फिजियो, दूसरा ग्राफो। फिजियो मतलब किसी भी जगह फिजिकल या फिर नेचुरल स्टेट, और ग्राफो मतलब स्टडी या फिर डिस्क्रिप्शन। यानी कि जब किसी भी देश या फिर किसी भी जगह के जब तुम फिजिकली स्टडी करते हो, ठीक है, या फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में सोचते हो, तो उसको हम लोग फिजियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजियोग्राफी कहते हैं। समझे? जब मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, फिजियो मतलब का, फिजियो का मतलब होता है फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर मतलब कैसे? फिजिकल फीचर मतलब कहीं जमीन है, कहीं आसमान नहीं, कहीं गड्ढा है, कहीं पहाड़, और कहीं नदियां बह रही हैं तो कहीं खाइयां हैं। तो इन्हीं नदियां, खाइयां और क्या कहते हैं, पर्वत पठार के बारे में जब पढ़ोगे तो ये होता है फिजियोग्राफी। समझे? प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन्स, हिल, जो सोच सकते हो, जहां भी ऊबड़ खाबड़ तुमको दिख रहा है वो सब फिजियोग्राफी में कवर हो जाता है। समझे? बात ही वही है कि फिजिकल स्टडी जब तुम किसी भी जगह करोगे तो वो फिजियोग्राफी में काउंट हो जाएगा। समझे? कहां काउंट होगा? फिजियोग्राफी में काउंट होगा। अब देखो एक थोड़ा सा रफ डायग्राम तो बता देते हैं। देखो फिजियो प्लस ग्राफो, ये 2 शब्द हैं जिनसे मिलकर फिजियोग्राफी बना था। समझे? ये 2 शब्द हैं जिनसे मिलकर फिजियोग्राफी बना था। अब इन जब 2 शब्द को हम लोग डिफाइन करेंगे ना, तो मैं इस पीले वाले को और इसको अगर मैं थोड़ा डिफाइन करूं तो फिजियो मतलब क्या होता है? फिजियो मतलब होता है क्या? फिजिकल स्टेट। क्या होता है? फिजिकल स्टेट। ठीक है। और ग्राफो मतलब क्या होता है? ग्राफो मतलब होता है क्या? डिस्क्रिप्शन या फिर स्टडी। क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन या फिर स्टडी। समझे? जब तुम किसी भी जगह का फिजिकल डिस्क्रिप्शन की स्टडी करोगे, ठीक है, जब भी तुम किसी भी जगह के फिजिकल स्टेट या फिर फिजिकल स्टेट में डिस्क्रिप्शन की स्टडी करोगे तो उसको हम लोग फिजियोग्राफी में काउंट करेंगे। ठीक है, एकदम आसान भाषा में ये तुम समझ लो, इतना सोचने विचारने की बात नहीं है। घर से निकलते हो, क्या दिखता है? बस पहाड़ दिखता है, कुछ लोगों को दिखता होगा। घर से निकल तो क्या दिखता है? मैक्सिमम लोगों को तो वही दिख रहा होगा, जमीन दिख रहा होगा, प्लेन एकदम। तो हम लोग प्लेन में रहते हैं। ठीक, अब जाओगे हिमालय पे, क्या दिखेगा? पहाड़। या फिर जाओगे डेक्कन में, क्या दिखेंगे? प्लेट्यूज। तो जो डेक्कन में प्लेट्यूज दिख रहे हैं और जो क्या कहते हैं नॉर्थ में पहाड़ दिख रहे हैं, हिमालय दिख रहे हैं, ये सब फिजियोग्राफी के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है। या फिर तुम जा रहे हो विंध्याचल या फिर सतपुड़ा, क्या दिख रही है? बड़ी बड़ी खाइयाँ दिख रही हैं, बगल से नर्मदा बह रही है, ये सब फिजियोग्राफी के अंदर कवर होगा। या फिर तुम चले गए वहाँ पे गुजरात में अरावली में घूम रहे हो, ये सब फिजियोग्राफी में काउंट होता है। या फिर तुम चले गए यहाँ पे डेक्कन में घूम रहे हो, एकदम पता नहीं कहाँ कलसुबे घूम रहे हो, बहुत से माउंटेन पीक से वहाँ घूम रहे हो, ये सब फिजियोग्राफी में काउंट हो जाएगा। तुम जो भी फिजिकल स्टेट कवर कर सकते हो वो सब फिजियोग्राफी में काउंट होगा। समझ आया यहाँ तक? आओ देखते हैं इसके आगे। ये रहा हमारा प्यारा देश भारत, एक ऐसा देश जिसमें बहुत सारी विविधताएं, बहुत सारी फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर, फिर बहुत सारी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। समझे? एक ऐसा देश
जिसमें अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें अनेक प्रकार के धर्म हैं, जिसकी टोपोग्राफी अनेक प्रकार की है, जिसमें पर्वत भी पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं, नदियां भी पाई जाती हैं, प्लेन्स भी पाए जाते हैं। एक ऐसा विभिन्न विविधताओं या फिर बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन वाला देश हमारा प्यारा देश भारत। आज हम इसको कवर करेंगे कि आखिर जो हमारा देश है उस देश में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, आइए कवर करता है। ये जो फोटो दिख रहा है आपको, ये फोटो है ये फिजियोग्राफिक फोटो है। मतलब यहाँ पे आप लोग वाइट दिख रहा होगा, वाइट स्नोई, ये क्या है, ये हिमालय है। ये जमीन से कुछ एलिवेटेड लैंड्स पे है, जमीन से कुछ ऊंचा है, ठीक। इसकी हाइट्स ऊंची है, यहीं पे कहीं एवरेस्ट आता है। ये आपको वेस्टर्न घाट दिख रहे होंगे। वेस्टर्न घाट क्या है, वेस्टर्न घाट यहाँ से स्टार्ट होता है और इसका जो ग्रेडियंट होता है ना, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। क्योंकि जितनी भी रिवर्स फ्लो होती हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होती है। ये वाला आता है नॉर्दर्न प्लेन। क्या आता है, ये नॉर्दर्न प्लेन वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्लेट्यूज है, ठीक। और ये हिमालय का फर्दर एक्सटेंशन यहाँ पे पाया जाता है, जिसमें क्या कहते हैं, नागा हिल्स पाई जाती है, मीजो हिल्स पाई जाती हैं, ठीक। अब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे तुमको रेगिस्तान मिल जाएगा। देख रहे हो, एक देश जहाँ बर्फ भी पड़ता है, जहाँ पे रेगिस्तान भी है, जहाँ पे बारिश भी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड होती है और जहाँ पे प्लेट्यूज भी हैं, जहाँ पे मिनरल भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। सोचो, एक देश लेकिन इतनी खूबियां, ये हमारा देश ही हो सकता है जिसका नाम है भारत। और हम लोग उसी देश की सुरक्षा के लिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहना और पढ़ाई करते रहना, ताकि आगे भी इसकी सुरक्षा कर सको। देखो, अब जब इतनी बात होगी तो मैं थोड़ा तुमको डिटेल में ये बता देता हूँ कि जो भारत देश है उसमें क्या क्या चीजें और कितना कितना पाया जाता है। देखो, जो ये भारत देश है ना, इस भारत देश में मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करूँ तो जो भारत देश है, यहाँ पे 43% प्लेन है। क्या है, 43% प्लेन। प्लेन मतलब समतल जमीन, जहाँ पे घर से नीचे उतरते तो पर्वत दिखता है, बहुत कम लोगों को दिखता होगा। घर से नीचे उतरोगे तो रोड ही दिखते हैं मैक्सिमम लोगों को, या फिर गांव में रहते होगे तो खेत दिखते होंगे, प्लेन बहुत दूर दूर तक खेत दिखते हैं, एकदम बराबर प्लेन खेत दिखते हैं। तो हम लोग प्लेन में रहते हैं। ये वाला जो पूरा पार्ट है यूपी, बिहार या फिर झारखंड वाला, झारखंड के कुछ पार्ट्स है, फिर थोड़ा आगे आओगे उत्तर प्रदेश वाले पार्ट को, तो ये सब प्लेन में कवर होता है, ठीक। इसके बाद आता है क्या, प्लेट्यू। अब प्लेट्यू कितना है, प्लेट्यू है 27.7%। प्लेट्यू वाला कौन सा पार्ट, सर ये प्लेट्यू क्या होता है उसको भी बता देंगे, लेकिन इसके आगे ये भी देखते हैं कि यहाँ पे माउंटेन्स भी पाई जाती हैं। माउंटेन्स कितनी है, यहाँ पे हिल्स भी पाई जाती हैं। हिल्स कितनी है, माउंटेन्स यहाँ पाई जाते हैं 10.3% और हिल्स 18.7%। अप्रॉक्स वैल्यूज है, ठीक है। ये नहीं कि एग्जैक्ट घुस के सर्च करो सर आपने तो गलत बता दिया बेटा, ये सब अप्रॉक्स वैल्यूज है। इतना लगभग पाया जाता है, ये सब बढ़ता रहता है घटता रहता है, ठीक है। ये देखो, जब 43% प्लेन पाया जाता है और 27.7% प्लेट्यू। आपने तो पहले यही नहीं बताया प्लेट्यू क्या था, समझ लेंगे माउंटेन्स और हिल्स क्या होता है, ठीक। अगले पेज में मैं तुमको ये कवर कर देता हूँ, ठीक है। देखो, पहला होता है क्या, पहला होता है तुम जब घर से बाहर निकलते हो क्या दिखते हो, समतल प्लेन, कुछ नहीं दिख रहा था दूर दूर तक। अगर गांव में होंगे तो बहुत दूर तक तुमको खेत दिखते होंगे, या फिर जब घर से बाहर निकलो शहर में तो रोड दिखते होंगे समतल। क्या तुम्हारा रोड ऐसे ऊपर पहाड़ में जाता है या फिर खाई में जाते हो, सीधे ही जाते हो ना बेटा। तो जब सीधे जाते हो तो प्लेन ही है। या फिर जब घर से बाहर निकलते हो, तुम गांव में हो, दौड़ रहे हो दिन भर खेत में, बगीचे में भाग रहे हो, सब क्या बगीचे से पहाड़ पे तो तुम्हारा नहीं, तुम्हारा सारा जो बगीचे जो भी खेत है वो सब प्लेन में है, ठीक है। तो प्लेन वाला रीजन वही होता है जो समतल होता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अब माउंटेन क्या होता है, माउंटेन एक ऐसा फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर होता है जिसका बेस होता है वो जो बहुत चौड़ा होता है, समझे, बेस चौड़ा होता है और ऊपर जाके वो उसका जो एरिया होता है वो कम होते जाता है, ठीक। अगर मैं कुछ रफ डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा है, बेस बहुत चौड़ा, ऊपर से सैचुरेट होते जाता है, ठीक। इसको हम लोग माउंटेन कहते हैं। हिल्स क्या होता है, हिल्स कुछ ओवल शेप में होते हैं, ऐसे, ठीक, ऐसे ओवल शेप में होंगे, इसको हिल्स कहते हैं। और प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू होता है जैसे कि तुम घर में हो, बाहर निकल प्लेन दिखा, छत पे चले गए तो जमीन से तो ऊपर उठ गए, तो क्या पहाड़ पे चले गए हो, नहीं, पहाड़ पे भी नहीं हो, जमीन पे भी नहीं हो, मतलब प्लेन में भी नहीं हो, माउंटेन में भी नहीं हो, तो कहाँ बीच में अटके, प्लेट्यू पे अटके, मतलब आसमान से गिरे खजूर पे अटके। तो वो खजूर कौन सा था, खजूर है प्लेट्यू, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, जब खजूर पे अटके तो खजूर कहाँ पर तुम्हारा, खजूर ही तुम्हारा प्लेट्यू है, समझे। ये रहा प्लेन से थोड़ा सा ऊपर प्लेट्यू, और यहाँ पे तुम्हारा, इससे अगर बहुत ऊपर जाओगे तो यहाँ पे
माउंटेन, माउंटेन यानी आसमान से गिरे और खजूर पे अटक गए। ये खजूर क्या है? प्लेट्यू है। क्लियर हो गया? हिल्स क्या होता है, माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं और प्लेन्स क्या होता है, कवर कर लिया हम लोगों ने। आगे देखते हैं। यह है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, मतलब भारत लैटिट्यूड वाइज और लॉन्गिट्यूड वाइज कितना दूर तक फैला हुआ है, समझे? आओ इसको बताता हूँ। देखो ये रहा हमारा प्यारा सा देश। पहले भारत को बना तो लेते हैं। कई लोग मन में सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बना रहे हैं। देश हम लोगों का भारत, इसकी रक्षा करनी है तुमको। क्या करनी है? इसकी ही रक्षा करनी है। इसको यहाँ पे लेके आओ। देखो ये जो भारत देश है हम लोगों का, ये भारत देश बहुत सारी विविधता और बहुत अच्छा खासा एरिया कवर करता है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल वाइज और करीब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, समझे? थोड़ा सा इसको इधर लेके आओ। कैसे आता है भाई? हाँ यहाँ पे आता है, ठीक। यहाँ से ये लॉन्गिट्यूडनल वाइज शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक। जब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वाइज शुरू होता है तो यहाँ पे क्या होता होगा? यहाँ पे कोई पॉइंट तो होगा ना, यहाँ पे पॉइंट होगा। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या? इसका जो मेजर होता है वो 8 डिग्री 7 मिनट होता है। कितना? 8 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पे कितना आता है? यहाँ पे कितना आता है? बताया था मैंने अंतिम लास्ट लेक्चर में, 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। अब नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है ये भी तुम बता देते हो। ध्यान से सुनना, ठीक है? ये नहीं कि फिर अगले में फिर से पूछ रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बेटा ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होता है, रगड़ना पड़ता है, क्योंकि तुमको देश की सेवा करनी है। पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात वही है ना कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। और पढ़ाई करना बस बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि तुम डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करो, ठीक। एक दिन में तुम 10 घंटे पढ़ ले तो वो मैटर नहीं करता। तुम 2 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे पढ़ते हो, लेकिन डेली पढ़ते हो, उससे एग्जाम क्लियर होता है। इससे नहीं कि हम बैठ के रोज एक दिन 10 घंटा पढ़े और दूसरे दिन घूम रहे हैं पता नहीं किसी का लॉन्डो के साथ, ही फिर दोस्तों के साथ बाइक पे गेड़ियाँ मार रहे हैं इधर उधर, भाई यहाँ चल वहाँ चल, यहाँ चल वहाँ चल। इससे कुछ नहीं होता बेटा। कंसिस्टेंट रहोगे जिंदगी में बहुत दूर तक जाओगे, समझे? कंसिस्टेंट नहीं रहोगे कहीं नहीं पहुँच पाओगे। यहाँ से स्टार्ट होता है क्या? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट कौन सा ये हेमिस्फीयर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यहाँ ऊपर तक कहाँ जाएगा? ये ऊपर कहाँ तक जाएगा? ऊपर जाएगा यहाँ पे। तो जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग पता है काउंट करते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं कितना? 8 डिग्री 4 मिनट शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? जल्दी सोचो, कमेंट करो। 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट शुरू होते होके 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है और 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होके 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। और इसका जो लॉन्गिट्यूडनल वाइज लेंथ है वो पता कितना है, या फिर जो लैटिट्यूडनल वाइज लेंथ है वो पता कितना है? अगर मैं इसका यहाँ से या फिर मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का अगर मैं लेंथ फाइंड करूं तो कितना होगा? कितना होगा भाई जल्दी बताओ। ये हो जाएगा, ओह शिट ये तो गलती कर दी हम लोगों ने, यहीं से हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ से शुरू होता है और इसकी वैल्यूज कितनी होती है? इसकी वैल्यू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कहाँ से? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितना है? 3214 किलोमीटर। और कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये लेंथ कितना होता है? ये जो लेंथ है ना ये होता है 2900 कितना था? 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये देख लेना, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। रफली 2933 किलोमीटर कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक होता है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर, समझे? ये याद रखना इस बात को। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ से 68 डिग्री शुरू हो रहा है, 97 डिग्री तक जा रहा है, अप्रोक्स 30 डिग्री का फर्क है। और यहाँ पे 8 से शुरू होकर फिर 37 तक जा रहा है, इसमें भी लगभग 30 डिग्री का फर्क है। लेकिन सर जब ऐसा 30 डिग्री का फर्क यहाँ पे आ रहा है, 30 डिग्री का फर्क यहाँ पे आ रहा है, तो इनकी लंबाई अलग अलग कैसे हो गई है? लंबाई फिर चौड़ाई अलग अलग कैसे हो गई है? बेटा बात ये है ना कि यहाँ पे जो आता है ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है,
ठीक, जो लैटिट्यूड होती है वो जब भी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। और ठीक, और जब भी देखो यहाँ मैंने जब बताया था ना, कौन सा था, ये वाला जो पार्ट है, देखो इस वाले इमेज में तुम यहाँ पे डिस्टेंस, इस वाले पार्ट में तुम अगर यहाँ पे काउंट करो, ठीक है, यहाँ पे काउंट करो और फिर यहाँ पे काउंट करो, कहाँ पे विड्थ ज़्यादा होगी, विड्थ जनरली यहाँ पे ज़्यादा होगी, इक्वेटर के पास ज़्यादा होगी, और नीचे कम होगी। तो जब भी इक्वेटर से तुम पोल की तरफ जाओगे, तो जो लॉन्गिट्यूडनल विड्थ है ना वो कम होती जाती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल विड्थ कम होती जाती है। इसीलिए जब इस वाले स्लाइड पे हम लोग आए थे, यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने अपना प्यारा सा देश भारत बनाया था, इस प्यारे से देश भारत में जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, चूंकि 8 डिग्री से ऊपर है ना, 8 डिग्री से ऊपर है, जब ये 8 डिग्री से ऊपर है तो इसकी जाहिर सी बात है जो इसका लॉन्गिट्यूडनल लेंथ होगा, बीच का लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कम होगा। इसलिए यहाँ पे 30 डिग्री कवर होने के बाद भी 2933 किलोमीटर कवर हो पाता है, और यहाँ पे 30 डिग्री कवर होने के बाद 3214 किलोमीटर कवर होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आओ देखो आगे, ये समझ आया आपको? देखो जो इंडिया है ना, इंडिया 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला नॉर्दर्न, दूसरा सदर्न। जो नॉर्दर्न पार्ट है वो मेन लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड होता है, और जो सदर्न पार्ट होता है वो सदर्न वाला पार्ट ओशियन से कनेक्टेड होता है, समझे? और नीचे वाले पार्ट को हम लोग पेनिनसुला कहते हैं। फिर से एक नया शब्द फेंक दिया, पेनिनसुला। सर ये पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक ऐसे लैंडमास को कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से गिरा हुआ। कहाँ से? 3 तरफ से पानी से गिरा हुआ। इतना चिल्लाने दे, थोड़ा पानी पी लेने दे यार, पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है स्टूडियो में यार, इसलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है, फिर कवर करते हैं। देखो ये जो इंडिया है ना, इंडिया 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नीचे वाला नॉर्दर्न, ऊपर और सॉरी पूरा नॉर्दर्न, नीचे वाला सदर्न। जो नीचे वाला नदर्न पार्ट है इसको पेनिनसुला कहते हैं। और पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक ऐसा लैंडमास होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है, कितनी तरफ से? 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, और एक तरफ से लैंड से कनेक्टेड होता है, ठीक। देखो अगर मैं पेनिनसुला वाले पार्ट की इमेज बनाऊं तो ये है हमारा पेनिनसुला वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? ये हमारा पेनिनसुला वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जो ये वाला सब एरिया है, ये सब ओशियन कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? ओशियन से कनेक्टेड है। ये वाला पूरा पार्ट ओशियन से कनेक्टेड है। यहाँ पे कौन सा आता है? यहाँ पे अरब सी, यहाँ पे इंडियन ओशियन, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। 3 तरफ से पानी है और ऊपर क्या आता है? ऊपर लैंड आता है। तो क्या ये एक ऐसा लैंडमास हुआ जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ? तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेनिनसुला बोलेंगे। और जो ऊपर वाला पार्ट है वो प्लेन में कवर होता है। तो सर जब ये बात हुई यहाँ तक, तब तो जो बॉर्डर ये जरूरी से कुछ वैल्यूज होते होंगे। मतलब जब मैं यहाँ से घूमते यहाँ से यहाँ तक आऊँगा, मतलब जब मैं पूरे कोस्टल लाइन को कवर करूँगा तो ये कुछ किलोमीटर, कितना किलोमीटर दौड़ूंगा मैं? क्या मैं इसको पैदल चलिए कर सकता हूँ? बेटा तेल की कमी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैदल दौड़ जाओगे, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है। सोचो कितना ये, इसकी जो पूरी वैल्यू है ना, ये वैल्यू है 7516.6 किलोमीटर। कितना? 7516.6 किलोमीटर होंगे। कुछ जिद्दिया सीखोगे जो ये भी कर जाएंगे। सिद्दत मूवी देखी तुम लोगों ने? सिद्दत मूवी में क्या होता है? कुछ लोगों का बैठा हुआ आशिक जग जाएगा, सर आपने तो दुखती हुई नस पर हाथ रख दिया। नहीं बेटा देखो, सिद्दत मूवी में क्या हुआ था, वो बहुत बड़ा आशिक था, ठीक है, तुम लोगों ने देखी होगी, वैसे मैं पता नहीं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ लोग होंगे जो देखे नहीं होंगे, उनके लिए बता देता हूँ कि बात ये है कि सिद्दत मूवी में होता क्या था। वो बिना कुछ समझे सोचे प्यार के लिए दौड़ जाता है। भाई कहाँ पे दौड़ जाता है? समुद्र पार करने लगता है, सोचता ही नहीं कि मैं डूब के मर जाऊंगा, इतनी ताकत होती है उसके प्यार में। तुम लोग भी तो नहीं इंतकाम देखोगी वाला कॉन्सेप्ट आजमाए हो कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी? नहीं, इधर देखो, पहले इंतकाम बाद में देखना। तुमसे ही बात करो बेटे, वही जो बनियान बन के बैठे हो। इधर देखो 7516 किलोमीटर है, जिसको चल के तो कवर करना बहुत मुश्किल बात है, कोशिश भी मत करना। इसके जो ऊपर वाला पार्ट है मेनलैंड इंडिया का, और मेनलैंड इंडिया बॉर्डर शेयर करती है बहुत सारे कंट्रीज के साथ, जिसकी पूरी वैल्यू 15,200 किलोमीटर की है। कितनी? 15,200 किलोमीटर की है। और इस 15,200 किलोमीटर में बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, सॉरी बहुत सारी कंट्रीज आते हैं, जिसमें सबसे पहला पाकिस्तान आता है, वही हमारा देश, दुश्मन देश, सॉरी पाकिस्तान आता है, फिर अफगानिस्तान आता है, फिर चाइना आता है, फिर नेपाल आता है, फिर भूटान आता है, और बोलो बांग्लादेश आता है। देखो लिख लेते हैं यहाँ पे,
कुल मिला के 7 कंट्रीज आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बॉर्डर लैंड बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश के साथ, जिसकी टोटल वैल्यू होती है 4,096 किलोमीटर। और सबसे कम लैंड बाउंड्री शेयर होता है अफगानिस्तान के साथ, जिसकी टोटल वैल्यू होती है 106 किलोमीटर। समझे? सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करने वाला जो हमारा नेबरिंग स्टेट है वो है बांग्लादेश, जिसके साथ 4,096 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री शेयर होता है। और सबसे कम में 106 किलोमीटर वाला देश है कौन? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम होता है। तो अब कभी भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे कम लैंड बाउंड्री शेयर करने वाला नेबरिंग कंट्री कौन सा है, तो वो अफगानिस्तान हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, कितना? 4,096 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो जब पेनिनसुला वाला पार्ट हम लोगों ने कवर किया, तो पेनिनसुला वाले पार्ट में ना जो लैंड बाउंड्री थी 7,516.6 किलोमीटर की थी। उस कोस्टल लाइन के बहुत सारे नाम हैं, जिसमें पहला नाम कच्छ आ जाता है, फिर काठियावाड़, फिर गुजरात प्लेन्स। चूंकि देखो जो कच्छ वाला पार्ट है ना, कच्छ वाले को हम लोग पता है जब भी कोस्टल प्लेन की बात होती है तो कोस्टल प्लेन 2 तरीके से होते हैं, पहला सबमर्ज और दूसरा इमर्ज। सबमर्ज मतलब वही जो डूब गए थे, इमर्ज मतलब जो ऊपर उठ गए थे समय के साथ। तो जो कच्छ वाला पार्ट है ना, ये इमर्ज पेनिनसुला है, ठीक है, इमर्ज पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो कच्छ वाला पार्ट था ना कभी इंडिया का पार्ट नहीं था, ठीक है। क्या हुआ था यहाँ पे कि ये एक आइलैंड हुआ करता था। आइलैंड वही जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। मेडागास्कर देखियो, मेडागास्कर इंडिया का पार्ट होता है, ये बात पता थी तुमको? मेडागास्कर पहले इंडिया का पार्ट था, वो बाद में ब्रेक होकर वो पीछे छूट गया और इंडिया आगे आ गई। समझे? तो ये जो कच्छ वाला पार्ट है ना, ये भी इंडिया का पार्ट नहीं था, ये एक इमर्ज कोस्ट लाइन है, ठीक। और ये इमर्ज कैसे हुआ? चूंकि ये पहले आइलैंड था, और जब इंडस रिवर यहाँ से फ्लो होते होते यहाँ पे पहुंची थी, और पहुंचते टाइम जब इसने पूरा अपना मलबा या फिर जो भी सेडिमेंट्स इसने ला के डिपॉजिट किए थे, इस सेडिमेंटेशन के डिपॉजिशन से जो ये आइलैंड वाला पार्ट है, ये मेन लैंड इंडिया में कनेक्ट हो गया था। तब से हम इसको अपना भाग मानते हैं। और यहीं से शुरू होता है कौन सा? इमर्ज पेनिनसुला, इमर्ज कोस्टलाइन। और ये इमर्ज कोस्टलाइन कौन सा है? कच्छ। इसके बाद आता है कौन सा? काठियावाड़। फिर कोंकण ये महाराष्ट्र वाला रीजन। फिर मालाबार ज्वेलरी, गोल्ड्स एंड डायमंड्स वही। फिर कोरोमंडल, नॉर्दर्न सरकार, फिर उत्कल। इसके बाद आता है बंगाल। इसके बाद आता है क्या? बंगाल। समझे? क्या आता है? बंगाल आता है। कौन सा? कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, नॉर्दर्न सरकार और उत्कल। पता है नॉर्दर्न सरकार क्यों नाम है इसका? अंग्रेजों के टाइम पे ना लोगों को बोलने नहीं आता था अंग्रेजी। भारत के देशों, भारत वाले लोगों, भारत के जो हम लोग नागरिक थे, उनको इंग्लिश बोलने इतने अच्छे से नहीं आती थी, ठीक है। तो जब बात हुई नॉर्दर्न सरकार बोलना था उनको, ठीक। तो नॉर्दर्न सरकार, भारत के लोग क्या बोलते थे? नॉर्दर्न सरकार बोलते थे। तो नॉर्दर्न सरकार, अंग्रेजों को हिंदी नहीं बोलने आती थी, तो नॉर्दर्न सरकार को नॉर्दर्न सरकार कहते थे। तो वहीं से इसका नाम पड़ गया था नॉर्दर्न सरकार। और इसके ऊपर वाला पार्ट कौन सा था? इसके ऊपर वाला पार्ट उत्कल था। जनगण मन सुने हो? भारत का राष्ट्रगान। इसमें क्या होता था? इसमें आता है पंजाब। ये हमारे अखंड भारत को मिलाता है। अखंड भारत कब? जब भारत टूटा हुआ नहीं था, भारत का बंटवारा जब नहीं हुआ था। तो क्या होता था? पंजाब, ये पूरा सिंध, फिर गुजरात, मराठा, ये द्रविड़, फिर उत्कल और ये बंग, ठीक। फिर यहाँ से आया विंध्य, ठीक, हिमाचल, यमुना, गंगा, ठीक है, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा और उच्चल जल धितरंगा। तो भारत के राष्ट्रगान में ना हमारे पूरे फिजियोग्राफिक इंडिया का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अगर तुम भारत के राष्ट्रगान पढ़ते हो, तुमने इंडिया की फिजियोग्राफी पहले से पढ़ चुकी है। इस बात को सोचा था कभी गौर किया था इस बात पे? नहीं किया था? देख लिए, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल जल धितरंगा, ठीक है। पूरे फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात आ गई, ठीक। ये आता है हमारा इंडिया में पेनिनसुला वाला पार्ट। पेनिनसुला वाला पार्ट, पेनिनसुला क्या होता था? वही लैंडमास जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता था, समझे। अब जब 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता, इधर से अरेबियन सी आया, दिख रहा है, इधर से अरेबियन सी आया, इधर से इंडियन ओशियन आया, इधर से बे ऑफ बंगाल। और जब इतनी बात हुई ना, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आए और इधर ईस्टर्न घाट्स हुए। जो इनका एलिवेशन है वो वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ है। मतलब अगर यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, तो ईस्टर्न घाट इधर होगा, ऐसे ग्रेडियंट है, वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ ग्रेडियंट है। ये कैसे पता चला? क्योंकि जितनी भी रिवर्स है ना वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही फ्लो होती है, इसीलिए जो ग्रेडियंट है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। ये पेनिनसुला वाला पार्ट हो गया। थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर मैं तुमको दूं, तो ये है हमारा प्यारा सा महान देश भारत। कौन सा?
महान देश भारत बोलेंगे सर। ड्रॉ करने आता है, इसका मतलब है कि आप पूरे सेशन में ड्रॉ ही करते रहेंगे? हाँ, हम करते रहेंगे, तुम भी सीखो, समझे? तुमको ही बोल रहा हूँ, वही जो टेबल पे बैठ के फ़ोन चला रहे हो, देखो इधर पढ़ो। ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलता है, घिसना पड़ता है बेटा, घिसना पड़ता है। देखो जब यहाँ पे बात आई तो ये वाला हुआ पार्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेन। और नीचे वाला, नीचे जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं पेनिनसुला। और क्या कहते हैं? इतने सोच कर बोलो पेनिनसुला। इसको हम लोग कहते हैं पेनिनसुला, ठीक है। इसमें बहुत सारी टोपोग्राफीज आती हैं, जिसमें यहाँ पे वेस्टर्न घाट आता है, फिर ईस्टर्न घाट आता है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पिक क्या है? वेस्टर्न घाट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है 16 डिग्री चैनल के साथ, जिसमें ऊपर वाला पार्ट आता है नॉर्थ सह्याद्री, नीचे वाला साउथ सह्याद्री। यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पिक आती है वो आती है अन्नामलाई, जिसको हम लोग अनाईमुड़ी भी कहते हैं, जिसकी टोटल है 2696 किलोमीटर। और फिर वे को इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट पे पाया जाता है कौन सा? नीलगिरी माउंटेन, जिसकी हाईएस्ट पिक कितनी है? 2636 मीटर। कुछ नहीं समझ में आया? देखो बात यहाँ से शुरू होती है कि यहाँ पे आता है क्या? यहाँ पे कुछ टुकड़े टुकड़े माउंटेन्स हैं, ठीक है, टुकड़े टुकड़े में माउंटेन रेंजेस हैं। वही टुकड़े टुकड़े में जैसे तुम्हारा दिल टूट गया था, इतने टुकड़े बने हुए थे इसके। देखो यहाँ पे को इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट पे क्या पाया जाता है? पाया जाता है नीलगिरी। क्या? नीलगिरी। और नीलगिरी की हाईएस्ट पिक कितनी है? बोलो जल्दी। 2636 मीटर। और नीलगिरी का हाईएस्ट पिक का नाम क्या है? डोडा बेटा। क्या? डोडा बेटा। यहाँ पे 16 डिग्री चैनल के साथ एक सेगमेंटेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 16 डिग्री चैनल के साथ ये वेस्टर्न घाट 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है, जिसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं नॉर्थ सह्याद्री और नीचे वाले पार्ट को साउथ सह्याद्री। नॉर्थ सह्याद्री का हाईएस्ट पिक क्या है? कलसुबाई। और साउथ सह्याद्री का हाईएस्ट पिक कुद्रेमुख। और वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पिक अनाईमुड़ी, जिसकी हाईएस्ट पिक कितनी है? जिसकी पूरी ऊंचाई कितनी है? 2696 मीटर। और ये कुछ यहाँ पे पाया जाता है, ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अनाई मुड़ी, जिसकी हाइट कितनी है? 2696 मीटर। समझ आया? और ये प्लेन टोटल एरिया कितना कवर करता है? सुन बताया था कितना? 43% ऑफ टोटल मेनलैंड। कितना? 43% ऑफ टोटल मेनलैंड। और इंडिया का जो टोटल मेनलैंड का एरिया वो कितना है? वो है अप्रॉक्स 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। समझे? और जो पेनिनसुला वाला पार्ट है ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर मैं तुमको दे दूं, तो जो ये पेनिनसुला वाला पार्ट है ना, वो यहाँ से कच्छ शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? शिलोंग तक जाता है। कच्छ से शुरू होकर शिलोंग तक जाता है और फिर कन्याकुमारी तक आता है, ठीक है। कहाँ से शुरू होता है? कच्छ से शुरू होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कच्छ। कच्छ से शुरू होके कहाँ तक गया? शिलोंग प्लेट्यू तक। कहाँ तक? शिलोंग प्लेट्यू। और नीचे कहाँ पे आया? वहीं जहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी जाने की तुम्हारी इच्छा है। गाना सुने हो ना, कश्मीर टू कन्याकुमारी, वही कन्याकुमारी, जो कि टोटल मेनलैंड इंडिया का प्रॉपर हाफ डिवाइड करता है। प्रॉपर मेनलैंड इंडिया को हाफ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसका टोटल एरिया कितना है? जिसका टोटल एरिया वो अप्रॉक्स 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। कितना? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। स्टैब्लिश कर देते हैं ऐसा। क्लियर है यहाँ तक? ये रहा हमारा भारत। इसमें बहुत सारे प्लेट्यूज के डिवीजन है। जैसे अगर मैं प्लेट्यूज को ब्रीफली डिस्कस करूं तो प्लेट्यूज को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। पहले सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, और तीसरा डेक्कन ट्रैप, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड क्या आता है? सेंट्रल हाईलैंड में आता है मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, फिर आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, और फिर शिलोंग प्लेट्यू। और फिर जब डेक्कन में बात करें तो आता है महाराष्ट्र प्लेट्यू, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर दंडकारण्य। इतने सारे प्लेट्यूज के डिवीजन है इंडिया में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मालवा की, तो मालवा प्लेट्यू जो होता है वो अरावली के सदर्न पार्ट में आता है और विंध्याचल के नॉर्दर्न पार्ट में आता है, ठीक है।
वैसे अगर बात करूँ छोटा नागपुर प्लेट्यू की, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में पाया जाता है और इसको मिनरल हाउस ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अगर बात करूँ कर्नाटका प्लेट्यू की, तो कर्नाटका प्लेट्यू वही प्लेट्यू जहाँ पे तुम सबसे पहले कॉफ़ी कल्टीवेशन हुआ था, जिसको बाबा बुदन हिल्स भी कहा जाता है। जो तुम कॉफ़ी फाड़ के पत्त से मार जाते हो, नींद आती रहती है, तो वही कॉफ़ी पहली बार बाबा बुदन हिल्स पे उगाया गया था। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कहाँ पे? कर्नाटका प्लेट्यू में। ये हिल क्यों रहा है ऐसे? कर्नाटका प्लेट्यू में। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया सब कुछ? ध्यान से पढ़े हो? क्लियर है ना? देखो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। कैसा लग रहा है?